कुछ नहीं हुआ, मैं खुद से सोचा स्पॉट मार्केट में मैं सेल करूंगा, लेकिन आपको लगा कि 1 वीक में टारगेट हिट नहीं हुआ, तो आप एक दिन और वेट कर सकते हो। स्पॉट मार्केट में आपके सामने कोई एक्सपायरी डेट नहीं, बट इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट देयर इज एन एक्सपायरी डेट। एन एक्सपायरी बोल। স্পট মার্কেটে তো একটা সেই ট্রেডিং করা নরমাল ট্রেডিং যেমন সেরকম হয়ে যাচ্ছে ওটা যে यस সিনিয়র एकदम এসে দিলাম তো তখন হবে তখন एकदम नॉर्मल ट्रेडिंग। आप 9 मार्च को खरीद रहे हो, आपको लग रहा है 16 मार्च को टारगेट हिट होगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बेच भी सकते हो या फिर वेट भी कर सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन यू, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू। आप अगर चाहते हो कि नहीं 16 तारीख को भी मेरा टारगेट फुल नहीं हुआ, मैं 17 मार्च को देख लूंगा, मैं 18 मार्च को देख लूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है ना सर। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरा का पूरा वैल्यू से, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ही आपको ट्रेड करना पड़ता है। मतलब अगर 1366 करके किसी को बजाज फिनसर्व में ट्रेड करना है, अगर मानो वो 200 शेयर में ट्रेड करना चाहता है, तो 200 इंटू 1366 पूरा वैल्यू जमा करना होगा। यहाँ पर मार्जिन में कोई किसी भी तरह का डिस्काउंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब होल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही मार्जिन वैल्यू हो जाता है। लेकिन एफएनओ में आपको मार्जिन मिलता है 20% हार्डली, आप चेक कर सकते हो बजाज फिनसर्व में अगर किसी को फ्यूचर करना है। चलो एग्जाम्पल तो भरा पड़ा है। बजाज फिनसर्व अप्रैल अप्रैल फ्यूचर ले लेते हैं, बाई करना है क्या? 500 शेयर, अच्छा मिनिमम 500 क्वांटिटी में करना है, हिसाब लगा लो सर 500 इंटू 1382 कितना होता है? बताओ चले। 6,91,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कितना जमा करना पड़ेगा? 1,27,239। 6 लाख कितना था? ऑलमोस्ट 7 लाख था, ऑलमोस्ट 7 लाख का वैल्यू था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो ऑलमोस्ट 7 लाख की वैल्यू पे अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यू जस्ट नीड 1,27,000। तो आप हिसाब लगा लो कितना परसेंटेज का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी को कैश मार्केट में 500 क्वांटिटी ऑफ शेयर में ट्रेड लेना है तो उसको 6,91,000 ही जमा करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है प्रेजेंट मार्केट में, मतलब अंडरलाइंग मार्केट में ये दिक्कतें हैं। लेकिन हाँ वहां पर कोई एक्सपायरी कुछ भी ऐसा नहीं है। हेलो बेटा क्लियर तो क्या रे? দাদা একবার বলবে কি আরেকবার কি বলবো? এই যেটা এই যে এটা বোঝালে লাস্টে ক্যালকুলেশনটা এটা কল এসে গেছিল তো তাই জন্য না কনসেন্ট্রেশন করবি, কল নিবি না, একমাত্র আমি মরে গেলে নিবি, আর অন্য কোনো কারণে নিবি না। এরকম ডিস্টার্ব করিস না, বড় বাজে যে ঝামেলা করছিস। পড়ার সময় পড়বি, বাকি সময় কল নিবি। পড়া শেষে 1 ঘন্টা ক্লাস করবি, তাতেও যদি 10টা कॉल নিবি তাহলে क्लास कौन করবি? सिंपल मैंने इतना बोला कि अगर तुम स्पॉट मार्केट में ट्रेड लेते हो तो वहां पर कोई एक्सपायरी नहीं है, मतलब प्रेजेंट मार्केट में। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये হ্যাঁ है সে कि তো तुम्हें, জানি हाँ तो वही बात मैं कहा कि तुम्हें कंप्लीट अमाउंट पे तुम्हें ट्रेड लेना है। मतलब उसमें जैसे ये 500 क्वांटिटी अगर किसी को आज बजाज फाइनेंस में ट्रेड लेना है, फ्यूचर ट्रेड लेना है अप्रैल फ्यूचर में, 500 इंटू 1382 दैट इज ऑलमोस्ट 6,91,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। स्पॉट मार्केट में 6,91,000 का 6,91,000 ही जमा करना होगा। लेकिन अगर आप तुम इसी को फ्यूचर मार्केट में करते हो तो 6,91,000 के लिए तुम्हें हार्डली 1,27,000 का मार्जिन जमा करना पड़ेगा। बट इसका एक प्रॉब्लम है, इसका एक्सपायरी है। टारगेट अगर हिट ना भी होगा, एक्सपायरी आते आते अगर आपका लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, एक्सपायरी में हिसाब किताब हो जाएगा। एंड वी नो दैट सेटलमेंट कैसे होता है, हमें पता है क्योंकि हम लोग प्रीवियस বুঝেছি लेक्चर्स में বুঝেছি कर चुके हैं। बस एक सिंपल सा चीज समझा रहा था। अच्छा तो यही बात यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में भी बोला है कि कब प्रॉफिट हो रहा है आइडिया सेलुलर में और कब लॉस हुआ था। तो अगर एक्सपायरी के बाद के डेट में अगर आपका टारगेट हिट होता है तो इसका कोई यूज नहीं है आपका। In simple words, when I buy a future contract, it has no move in my favor or before the expiry date, else there is no point. अगर एक्सपायरी के बाद मेरा टारगेट हिट होता है फ्यूचर ऑप्शंस में, ठीक है, तो उसका कोई मायने नहीं रखता, बाद में अफसोस ही होगा और कुछ नहीं। सर ऐसा है क्या? यस, इन सिंपल यही है। एक्सपायर के बाद अगर कुछ हो तो उसका कोई मायने आपके लिए नहीं है। तो डज इट रियली हैव टू बी सो रिजिड? मतलब क्या इतना रिजिड है, मतलब अपने जगह से? इज देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गोइंग बियॉन्ड द स्टेटेड एक्सपायरी डेट?
मतलब क्या एक्सपायरी डेट के बाद हम अपना पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ऐसा कोई चांसेस है क्या? सर नॉर्मली तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है। फिर भी 2015 में एक बजट आया था, पुराना बातें हैं, ठीक है, विच इज लिटिल मोर देन अ मंथ अवे। मतलब बेसिकली हर साल, आजकल जनवरी में होता है, उस टाइम पे फरवरी में होता था, आजकल एंड ऑफ जनवरी में होता है। तो अगर किसी को लगता है कि एक अच्छा बजट आएगा, ठीक है, जैसे 2015 में भी लगा था कि अच्छा बजट आएगा, एंड सो होपफुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेगा, जैसे इस बार भी बजट आया। आप एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं मार्केट में, ठीक है, इन दी बैकड्रॉप मेक इन इंडिया कैंपेन आया था उस टाइम पे, बहुत गजब का पॉइंट था। 2015 का बजट बहुत गजब हुआ था, क्योंकि मोदी जी का जस्ट एक साल हुआ था, मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी बड़ा हाई था, और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में 2015 से ही बेसिकली डेवलपमेंट चालू हुआ था। गिवन दिस, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा। चलो एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट बना था, आपको मैं बताता हूँ। भारत फोर्ज बोल के कंपनी है ना सर, नाम सुना है आप लोगों ने? क्या करता है बोलो तो? हम्म কি ভারত ফৌজ? কি করে? এটা অ্যাম্বাসাডার বানাতো তো, एम्बेसडर बना दो। মানে গাড়ি কোম্পানি, অটোমোবাইল। ये बेसिकली बहुत सारा काम करता है सर, ऐसा फॉर्गिंग, ऑटोमोटिव, मतलब पार्ट वगैरह डेवलप करना, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेलवे, मेरीन, एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजों में काम करता है। हेडक्वार्टर पूना में है, ठीक है। सो इसका शेयर अभी तो उतना मोटा मोटी जा रहे हैं। लास्ट अगर मैं आपको कोरोना के बाद से देखोगे तो बहुत भयंकर डेवलपमेंट रहा है, बीच में थोड़ा सा टर्मोइल हुआ था। सो अभी के 2015 का अगर मैं बात करूं, लुक एट सर डेवलपमेंट। हेलो, देखे दिखाई दे रहा है सर? 2014 एंड 15 के बीच का डेवलपमेंट देखो, 2014-15 के बीच का डेवलपमेंट देखो। इस टाइम पे काफी गजब का ग्रोथ दिख रही है, स्पेशली आफ्टर जनवरी। आफ्टर जनवरी से ये जो स्टीपनेस देख रहे हैं सर, काफी डेवलप, 500 से 650 पार किया था भारत फोर्ज। सो ये उसी टाइम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो जिस टाइम पे ये नोट्स डेवलप हुआ था, जस्ट वही मैं आपको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से साइड बाय साइड और भी चीजें एक स्टॉक के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और आप लोगों को तो पता है सर, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल मैटर में और ट्रेडिंग मैटर में सिमिलर बात बार बार आ जाते हैं। तो यहाँ पर भारत फोर्ज में क्या हुआ था, मोदी जी भी मेक इन इंडिया कैंपेन कर रहा था, तो कैंपेन के कारण और भी ज्यादा बजट में लोगों का भरोसा बढ़ रहा था, जो इंडियन कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग लेवल में है। तो इसलिए बहुत सारे लोग भारत फोर्ज के बारे में भी बड़ा रैली एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड बजट के लिए उसका एक्सपेक्टेशन और बढ़ रहा था। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप फ्यूचर में ट्रेड लेते हो तो ये आपके लिए हमेशा एक बेनिफिट देता है, लेकिन आपको सेक्टर भी चूज करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो 1022 में चल रहा था, ठीक है, फ्यूचर मार्केट भारत फोर्ज का 29 जन 2015 का एक्सपायरी डेट था, 29 जन 2015 का एक्सपायरी डेट था। और क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा हिसाब दिखाता हूँ। देखो सर, ये ओल्ड डेटा करेंट डेटा को भी कनेक्ट करने का। तो जनवरी 15 कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग था 1022 में, बट हियर इज द सिचुएशन, माय व्यू दैट भारत फोर्ज विल रैली फ्रॉम नाउ ऑल द वे टिल द लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2015। ऐसा लग रहा था कि फरवरी का लास्ट वीक तक जाएगा, बट इफ आई बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज शोन अबव, देन एक्सपायर ऑन 29 जन 2015। एक्चुअली ये एक्सपायर कब हो रहा था, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, तब बजट आता था फरवरी में, ठीक है। सो अगर फरवरी में बजट आएगा तो ये तो एक्सपायर कर रहा है 29 जैन को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या बन रहा था, ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन क्या बन रहा था, ट्रेडर ये सोच रहा था कि ये फरवरी लास्ट वीक में ज्यादा बुलिश होगा, तो भारत फोर्ज जनवरी से रैली लेगा कि फरवरी में लेगा। बट इफ आई बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज सोन अबव, जैसे 29 जैन को जो एक्सपायर होने वाला है, तो ये हमें थोड़ा सा चिंता में डाल देते हैं। तो क्लीन, मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है ना सर, मतलब मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ग्रोथ है, बट पहले है कि एक्सपायरी के बाद है, ये थोड़ा चिंताजनक बात है। तो क्लियरली, क्योंकि डायरेक्शनल व्यूज गोज बियॉन्ड द जनवरी एक्सपायरी पीरियड के ऊपर भी हमें लग रहा है कि स्टॉक में ग्रोथ है। 29 जैन को भारत फोर्ज का करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक
29 जन को क्रॉस करके भी ग्रोथ देगा ड्यू टू मेक इन इंडिया बजट। और जो कि हुआ भी है, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं वो एक्चुअल में भी हुआ है। जस्ट लुक एट दिस, जनवरी 15 देखो, भारत फोर्स का डेटा देखो, आपको समझ में आएगा कि जनवरी से लेके मार्च तक इसका ग्रोथ देखो। उसके बाद देखो वापस ये अपने लाइन में आ गया फिर से। लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में, हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना तो था? हाँ हाँ हाँ, संपत सुमित सबको हाँ दिख रहा सर। है ना? देखो, ये देखो, ये हाँ रैली, सर। एग्जैक्टली ये रैली हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं कहानी बना रहा हूँ आपके साथ, कोई कहानी नहीं है, इट्स अ रियल इश्यूज। और ऐसा इश्यूज आपको बाद में भी मिलेगा। हाँ, मे बी किसी दूसरे कंपनी में, मे बी सेम कंपनी में, ठीक है, किसी दूसरे रूप में मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। बस यू हैव टू वेट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि कौन से स्टॉक है, क्या स्टॉक है, उस पर्टिकुलर के ऊपर क्या डिपेंड करता है। तो जस्ट यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू बजट पे डेवलप हुआ था कि बजट में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के कारण भारत फोर्ज जैसे कंपनीज में डेवलप होगा। तो मेरा एक्सपायरी था करंट मार्केट में 29 जन को, बट ये मुझे लग रहा था कि ये तो फरवरी तक भी ग्रोथ करेगा। लेकिन मुझे चिंता ये हो रहा है कि अगर ग्रोथ का मेन ग्रोथ अगर फरवरी में है तो फिर जनवरी का एक्सपायरी लेके मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट आपके लिए क्या डिसाइड करता है? एट एनी गिवन पॉइंट एनएसई अलाउज अस टू बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद थ्री डिफरेंट एक्सपायरीज। इसीलिए आपको तीन एक्सपायरी नजर आता है। अगर किसी को लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा दूर तक का है तो फिर आप नियर मंथ का क्यों लोगे? जैसे 29 जनवरी 2015 का जो टाइम पीरियड था भारत फोर्ज के लिए, वो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट था, या फिर उसको और एक चीज भी बोलते हैं, करेंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिए, एग्जाम क्वेश्चन भी है। 26 फरवरी 2015 इसको मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और 26 मार्च जो है वो फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर किसी को लगता है कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मार्च तक बुलिश है पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो मार्च का फ्यूचर चूज करेगा। कैसे चूज करेगा? चूजिंग इज वेरी इजी। স্যার ফিউচারে তো নেক্সট 3 মান্থেরই শো করে, মানে সেই মাসের আর তারপরে 2 মাস। यस, ऑलवेज वही होता है। आपको मैक्सिमम 3 मंथ का मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 मंथ का मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं जैसे बार बार आपको दिखा रहा था, जैसे अगर किसी को अदानी एंटरप्राइज में फ्यूचर ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पर मार्च दिख रहा है, अप्रैल दिख रहा है, मई दिख रहा है। सो इफ यू आर वेरी बुलिश अबाउट अदानी अप टू मई, तेरा मई खरीदो, तो फिर मार्च में क्यों जाओगे? अगर आपको लगता है कि अदानी में रियल ग्रोथ मई में होगा तो फिर आप मई का शेयर बाई करो। ये इसके लिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करना चाहिए। देखो सर, यहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दो दो चीज देखते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रोथ भी देखते हैं और शॉर्ट टर्म ग्रोथ के पीछे का फंडामेंटल भी देखते हैं कि ग्रोथ होगा तो क्यों होगा, क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या फंडा हो सकता है। उसमें शॉर्ट टर्म फंडा भी छुपा रहता है, लॉन्ग टर्म फंडा भी छुपा रहता है। तो वो फंडा आपको ढूंढना है। अगर आप आईटीसी फ्यूचर को देखते हो, मैं कुछ पॉपुलर स्टॉक लेके बात करता हूँ जस्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये सब कंपनी का खबर हमेशा मिलता रहता है, दैट्स वाई। आईटीसी में मार्च अप्रैल मई 3 फ्यूचर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि आईटीसी में ग्रोथ आने वाला है, अच्छा ऑलरेडी ग्रोथ फेज में ही आईटीसी चल रहा है, तो फिर भी आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। आईटीसी का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, जस्ट लुक एट। अब आईटीसी में अगर किसी को इस पर्टिकुलर पॉइंट में फरवरी के स्टार्टिंग में अगर किसी को लगा था, स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी में अगर किसी को लगा था कि ये मार्च में ग्रो करेगा, तो उसने अगर बाई किया था तो वो मार्च तक वेट करेगा। तब बाई किया था 369 पे, अब सेल कर सकता है 390 में अप्रोक्स, है ना। अगर किसी को लग रहा था कि नहीं फरवरी में नहीं, हम जैसे मानो आईटीसी का चालू हो गई थी फरवरी, अब फरवरी से मार्च का जो कॉन्सेप्ट है ये तो मोटा मोटी नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट था, नियर मंथ या मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को जनवरी में ही लग गया था वो तो बड़ा अच्छा मार्केट में होगा। अगर किसी को जनवरी में ही फीलिंग आ गया था ड्यूरिंग बजट कि आईटीसी जैसा स्टॉक में ग्रोथ होने वाला है, तो वो जनवरी में ही अगर पोजीशन ले लिया था, अब हिसाब लगा लो आप कहाँ से कहाँ पहुंचा है।
दिस इज हाउ मार्केट वर्क, इट्स ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप किसी पर्टिकुलर, देखो सर, जितना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना छोटा पॉइंट ऑफ व्यू उतना छोटा प्रॉफिट। मार्केट में ट्रेडर बनने का जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओनली टेक्निकल इज नॉट इनफ, along with technical you have to build fundamental also, okay, और along with that धीरे धीरे समझ लो, मार्केट में अगर बनना है तो धीरे धीरे इक्विटी डेरिवेटिव तो सीख ही रहे हो आप लोग, टेक्निकल भी सीख रहे हो, फंडामेंटल भी सीखो, कमोडिटी सीखो, करेंसी सीखो, सारा चीज हेल्प करता है, सारा चीज हेल्प करता है। करेंसी जब सीख जाओगे ना, तब आपको इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के साथ इंडियन मार्केट में जो पैसा का जो लेन देन होता है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट होता है, करेंसी आपको उस चीज में डेवलप करेगा। ये जो डॉलर के भाव के ऊपर डिपेंड करके इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिनारियोस, करेंसी मार्केट के साथ जोड़ने से वो होता है। कमोडिटी मार्केट तो आपको क्या बताऊं सर, कमोडिटी मार्केट से आप क्या नहीं कर सकते हो। कमोडिटी मार्केट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट को इफेक्ट करता है, बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता क्योंकि वो इकोनॉमिक पैरामीटर में सोचता नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर गोल्ड, गोल्ड इंडस्ट्री से, गोल्ड का अगर मैं सिंपल गोल्ड ले लूं, तो गोल्ड इंडस्ट्री से पूरा गोल्ड, गोल्ड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। अच्छा गोल्ड छोड़ो, जो जो अलग अलग जैसे सीमेंट वगैरह है, बुलियंस है, जैसे अलग अलग मसाला इंडस्ट्रीज है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हर एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेडेबल है। স্যার बोलो सर, बोलो बोलो, হ্যালো, বল আচ্ছা শুনছি। স্যার বলছি কমোডিটি, স্যার কমোডিটিটা যখন আপনি বললেন গোল্ড বা কোনো সিমেন্ট কোম্পানির উপর ইনভেস্ট হচ্ছে, তো সেই সিমেন্ট কোম্পানিতে ইকুইটিতেও লিস্টেড আছে। नहीं नहीं, तुम जब इन्वेस्ट नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कमोडिटी का फ्यूचर से डिपेंड करता है पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर भी, मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा बेस है, मैं थोड़ा सा बोल दिया तो फिर আচ্ছা मुझे মানে थोड़ा, मैं बस মানে एक স্যার मिनट में बता কমোডিটিতে, देता हूँ। हाँ बोल बोल, मैं समझ सुन रहा हूँ। আচ্ছা কমোডিটিতে যে ইনভেস্টমেন্টটা হয় ধরুন, সেটা কি কোনো কোম্পানির উপর বেসিস করে হয় নাকি পুরো সিমেন্টের উপর বেসিস করে হয়? सीमेंट में, এই যে कंपनी সিমেন্ট नहीं है, सीमेंट पूरा सीमेंट, इकोनॉमी में जो सीमेंट है या इकोनॉमी में जो कॉटन है, इकोनॉमी में जो एल्यूमिनियम है, इकोनॉमी में जो जिंक है, ठीक है, ওই জন্যই, ওই জন্য ওদের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের শেয়ার মার্কেটে কিছু আপনার সিমেন্ট কোম্পানি यस বলুন বা यस গোল্ডের यस কোম্পানি, यस, दैट इज द पॉइंट, ওইগুলো दैट इज द এগুলো। पॉइंट। ये देखो, ये नेचुरल गैस है, मेंथा ऑयल है, लेड है, गोल्ड पेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कमोडिटीज है, इसका भी फ्यूचर है, इसका भी ऑप्शंस है, इसका भी स्पॉट है, ठीक है, इसका भी इंडेक्स है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में। अब जिसको कमोडिटी का नॉलेज हो जाएगा ना, वो मार्केट को और अच्छे से एनालिसिस कर पाएगा। मतलब इवन ये कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, बहुत जोर का इफेक्ट करता है। करेंसी मार्केट ऑल्सो, करेंसी मार्केट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसमें आप लोग एक्चुअली अगर जो धीरे धीरे सीख लेता है ना, वो धीरे धीरे ना अपना जो इकोनॉमिक बेस है मार्केट का, उसका पूरा एक, मतलब क्या बोलूं सर, मतलब चलता फिरता एक नॉलेज हब बन जाता है, चलता फिरता नॉलेज हब बन जाता है। तो दैट इज हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स। ऐसा नहीं कि इक्विटी अच्छा है कि कमोडिटी अच्छा है कि क्या अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ये सब एक मतलब नॉलेज का एरिया है। आप जैसे डेवलप करोगे उसके ऊपर डिपेंड करके आपका मार्केट नॉलेज, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज डेवलप होता रहेगा। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक वे ऑफ डेवलपमेंट है। मतलब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि क्या करके मेरे को जल्दी जॉब मिल जाएगा, यस दैट्स ट्रू, जॉब तो मिल जाएगा, बट क्या आप जॉब के लिए रेडी हो गए हो या फिर अपने ग्रोथ के लिए रेडी हुए हो? अगर अपना ग्रोथ का बेस जो है, जैसे आप अपने आप को बनाओगे, जैसे आप अपने आप को बना के मार्केट में लेके जाओगे ना, उतना आप अपना अपना लेवल को बढ़ा पाओगे। आप अगर कमजोर जाते हो तो मार्केट में आप उतना डेवलप करने का मौका नहीं मिलेगा आपको, बट अगर आप स्ट्रांग होके जाते हो तो आपको और स्ट्रांगनेस का मौका मिलेगा। ये तो एक बेसिक सजेशन है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, सब बात तो होता रहता है सर, नहीं तो कोई बोलेगा सर हम लोग इक्विटी सीखते सीखते कमोडिटी में क्यों चले गए। नहीं, मैं कमोडिटी में जाने का मेरा करेंटली कोई इच्छा नहीं था, बट थोड़ा आपको बताना था। एवरीथिंग कनेक्टेड। तो नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, तो अगर आपको लगता है कि हम मेरा मार्केट में ग्रोथ होगा, तो जैसे मानो ना भारत फोर्ज का अगर मैं 2015 का ही डेटा आपको दिखाऊं, तो ये अप्रैल तक ग्रोथ ग्रोथ रहा है इसका।
मतलब मार्च तक तो रहा ही, फेब्रुवरी क्या मार्च तक ग्रोथ रहा। तो अगर किसी ने मार्च तक भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ मार्च थोड़ा रिस्की हो जाता, फेब्रुवरी कंपेरेटिवली लो रिस्क है, ठीक है। तो अगर कोई 4 मंथ तक भी, जनवरी से लेके अगर कोई 4 मंथ तक भी अगर अपना ट्रेड सेटअप बनाता, तो भी वो फायदे में रहता। या रहा है, रहता नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये समय बीत चुका है। सो दैट इज हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क। मतलब आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि किसे नियर मंथ चूज करना चाहिए, किसको मिड मंथ चूज करना चाहिए, और किसको फार मंथ चूज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू। कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको लगता है कि विद इन 1 मंथ ग्रो करेगा, तो आप नियर मंथ चूज करो। अगर आपको लगता है कि विद इन 1 मंथ गिरेगा, अच्छा सिर्फ ग्रो नहीं, गिरने के कारण भी हो सकता है। जैसे अगर अदानी में, जैसे आप लोग देखे हो, अदानी में रिसेंटली जिस तरह का शॉर्ट सेलिंग, मैं शॉर्ट सेलिंग बताऊंगा, मतलब हमेशा हम लोग बाई के बात, बाई रिलेटेड बात करते हैं, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल रिलेटेड कॉन्सेप्ट इज आल्सो देयर, ठीक है। हमेशा बाई नहीं होता है, सेल भी होता है। तो आपको उसके ऊपर भी मतलब एक क्लैरिटी होना चाहिए कि मार्केट गिर भी सकता है। तो आप उस केस में आप नियर मंथ में सेलर बन जाओ, मिड मंथ में सेलर बन जाओ, या फार मंथ का सेलर बन जाओ। आप सेलर भी बन सकते हो, बायर भी बन सकते हो। इट्स जस्ट एन ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बन के आ रहे हैं सर, ज्वेलरी और गोल्ड डीलर के बीच में। आई होप आपको याद है। इट्स जस्ट लाइक दैट, बस इस तरह से काम करता है। तो अब देखो, तो फिर एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या निकला? सिंपल कॉन्सेप्ट ये निकला कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट को तो चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आई होप आप मेरा बात समझ रहे हो सर। कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मतलब आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में, सपोज आप नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, तो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट 20, जैसे मानो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट मानो फेब्रुवरी का है, तो अगर नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट फेब्रुवरी का रहा था, तो फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट को आप मार्च में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा था, वो पहले से सोचना पड़ेगा, तो आप पहले से ही मार्च का कॉन्ट्रैक्ट में आते। या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले से ही अप्रैल था, तो फिर आपको अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए था। एक बार पॉइंट ऑफ व्यू बना के ट्रेड सेटअप कर लिए, तो उस ट्रेड में रहना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपायरी के पहले भी हम निकल सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें लग रहा है कि फेब्रुवरी की नहीं है, मार्च में ही अच्छा जाएगा, ये अप्रैल में भी अच्छा जाएगा, तो आप न्यू ट्रेड सेटअप लो। मतलब ऐसा नहीं होगी ये कैरी फॉरवर्ड कर दोगे आप। क्लियर है बात? पॉइंट क्लियर है ना सर? बोलो। हाँ सर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक बोलते हैं देखो, द फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट विल नाउ ग्रेजुएट एज द करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बीइंग द मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रीवियस डे। ठीक है, तो ग्रेजुएट हो जाएगा वो। ग्रेजुएट मतलब उसका, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन के बोलते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट। फिर मार्च कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रेजुएट होगा, इसी तरह से अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट भी धीरे धीरे ग्रेजुएट होगा। मतलब जैसे एक कंप्लीट होगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा, एक कंप्लीट होगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा। अब आप न्यू पोजीशन ले लो, अगर आपको ठीक लगता है तो। जैसे अगर आप टीवी देखते हो, if you watch business news regularly around the expiry time, TV anchors usually talk about rollover data. Well, don't get too confused about this. In fact, it is quite straightforward. Rollover data, all they are trying to convey is a percent measure on how many traders have rolled over. मतलब कौन कौन कैरिड ओवर कर रहा है, मतलब किसके पास अभी भी स्टॉक है, पोजीशन लिया हुआ है, their existing positions from current month to the mid month. If there are many traders rolling over the existing long positions to the next month, then it is considered bullish. अगर करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ वो नेक्स्ट मंथ में भी कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशंस ले रहा है, इसका मतलब ये समझा जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिशनेस है। Likewise, if a lot of traders are rolling over their existing short positions to the next month, अगर वो शॉर्ट पोजीशंस पे आ रहा है साहब, नेक्स्ट मंथ में वो शॉर्ट पोजीशंस में आ रहा है, तो उसको कहा जाता है बियरिश। मतलब फेब्रुवरी में जो लोग पोजीशन लिया था, फेब्रुवरी में जो पोजीशन लिया था, अगर वो मार्च में भी शॉर्ट पोजीशंस लेके रखा है, अगर वो मार्च में शॉर्ट पोजीशंस लेके रखता है, तो आप समझ जाना कि इतना शॉर्ट पोजीशंस है, तो इसका मतलब है कि मार्च में स्टॉक गिरने वाला है। सर डेटा कहाँ मिलेगा, दिखाएंगे। ये पोजीशन देखने को मिलता है, कितना पर्टिकुलर लोग पोजीशंस लेके हुए हैं, ये देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि ये पोजीशन कहाँ मिलता है।
This is as simple as that. Now, this is the proven technique to draw any concrete inference about the market. Not really, it's just a perception of the market. ये सिर्फ परसेप्शन नहीं, ये एक्चुअल में होता है। और इसमें ट्रेडर अपना पोजीशंस को किस तरह से नेक्स्ट ट्रेड पीरियड में, करेंट मंथ से मिड मंथ में, मिड मंथ से फार मंथ में अपने आप को कन्वर्ट कराता है, ये बहुत कुछ सिखा देता है आपको। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? अगर मैं इसी पॉइंट में एक बार आपको बताऊं, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फेब्रुअरी एक्सपायरी दिया था, है ना? इसमें हम लोग फेब्रुअरी एक्सपायरी लिया था, तो चूज द मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट। 26 फरवरी को एक्सपायर हो रहा था, 26 फेब को एक्सपायर हो रहा था, तब भारत फॉर्ज का शेयर का दाम चल रहा था 1032। ओके, वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट क्लियरली इज द चेंज इन फ्यूचर प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करेगा 26 फेब 2015 को, जब ट्रेड चल रहा था 1032 में, while the same time the contract expiry on 29th Jan is trading at 1022, which means the mid month contract is more expensive compared to current month contract. Mid month contract ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि करंट मंथ में अगर आप देखो तो वो 1022 में चल रहा था, और मिड मंथ बोल रहे हैं 2032 में जाएगा। दिस इज ऑलवेज द केस, द लार्जर द टाइम टू एक्सपायरी द हायर इज द प्राइस। जितना एक्सपायरी टाइम बढ़ता है उतना प्राइस ज्यादा होता है, क्योंकि टाइम मिलता है ना ग्रोथ के कारण। इनफैक्ट जब भारत फोर्ज के बारे में ये चीज नोट डाउन किया जा रहा था, तब भारत फोर्ज 1037 में चल रहा था 29 मार्च को। मतलब आप देख सकते हो कि 1032 1022 चल रहा था नियर में, मतलब करंट में, मिड में 32, और मार्च में 1037। इसका मतलब क्या है कि भारत फोर्ज के बारे में बुलिशनेस मार्केट रेडी हो गया था, मार्केट पहले से रेडी हो गया था कि मार्केट बुलिश होगा। मतलब नियर मंथ में अगर आपको ट्रेड सेटअप लेना है तो 1022 में खरीदना था, मिड मंथ में खरीदना है तो 1032 में खरीदना है, और फार मंथ में खरीदना है तो 1037 में खरीदना है। ये सेम चीज आप किसी भी स्टॉक में देख सकते हो। एग्जांपल के लिए आईटीसी का आज का क्या सिचुएशन है? आईटीसी मार्च कितना जा रहा है? अगर बाई करने के लिए जाए तो 387.90। ध्यान रखें सर बात का। आईटीसी अप्रैल जा रहा है 390.05, आईटीसी मई जा रहा है 390.15। कुछ नजर आया सर? प्लीज टेल मी। आईटीसी करेंट मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, तीनों में आपने कुछ देखा? हाँ, आईटीसी ऑलरेडी एक ग्रोथ फेज में जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी ये ग्रोथ से अभी रिसेंटली थोड़ा सा साइडवेज में है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। इससे आप स्पॉट मार्केट का भी आइडिया जनरेट कर सकते हो कि स्पॉट मार्केट में भी आइडिया 390 से जोर से जो 390 में ही रहेगा, इसी रेंज में घुमा फिरा करेगा, क्योंकि फ्यूचर मार्केट यही आभास दे रहा है, या फिर जोर से जो 395, ये आभास है एक। अगर साइड में कुछ खबर आ जाए वो अलग बात। मतलब फ्यूचर मार्केट को देख के आप करंट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे करंट को देख के फ्यूचर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऐसा फ्यूचर देख के भी करंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जितना समय आपके हाथ में रहेगा, अगर बुलिश फेज है तो बुलिश होगा, अगर बियरिश फेज है तो बियरिश होगा। और किसका देखे बोलो? अदानी का देखे? देख लो। ये आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो। देखो अदानी का मार्च फ्यूचर देखो 1942.40, मतलब अदानी एंटरप्राइज का बता रहा हूं मैं। अदानी का अप्रैल फ्यूचर देखो 1954, ठीक है। अदानी का मई फ्यूचर देखो 1959। इससे ये चीज पता लगता है कि अभी भी अदानी में बुलिशनेस है, तभी तो ग्रोथ दिख रहा है सर। ये मई तक का हिसाब आपको मैं दिखाया। हाँ, साइड बाय साइड आपको दूसरा चीज भी देखना चाहिए, वो आपको आगे आगे मैं सिखाऊंगा कि कहाँ से क्या देखना है। लेकिन करेंटली प्लीज टेल मी, ठीक जैसा आपको मैंने यहाँ पर भारत फोर्ज में बता रहा था, क्या वैसा आपको मैं करंट मार्केट में भी दिखाया, आईटीसी में, अदानी में?
हेलो, बोलो सर। चौथा संपत, बोलो सुमित, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो फिलहाल इतना समझो, तो करेंट मंथ फ्यूचर प्राइस शुड बी लेस देन मिड मंथ फ्यूचर प्राइस, which should be less than 4 month future price। मतलब करेंट मंथ कम रहेगा, मिड मंथ थोड़ा ज्यादा, 4 मंथ थोड़ा और ज्यादा, अगर मार्केट में बुलिशनेस है। There is a mathematical reason for this and the same will be discussed in future pricing formula। इसके पीछे एक सिंपल मैथ्स काम करता है और ये हम आप लोगों को फ्यूचर प्राइसिंग फार्मूला में बताएंगे। ये सब एडवांस लेवल डिस्कशन है सर, मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, कोई बेसिक बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस भी बता दे रहा हूँ, बताऊंगा आगे आगे। अच्छा, also here is another important concept you need to remember, as I had mentioned earlier, NSE ensure that there are 3 future contracts, current, mid and far, available to trade। For now we now know Bharat Forge contract is expiring 29 Jan, ये जो contract चल रहा था, this means January contract can be traded till 3:30 PM 29 Jan, after which it will cease to exist। 3:30 बजे 29 जनवरी के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। So does that mean from 29 January 2015 onward the January contract goes out of the system और जनवरी की जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा फरवरी एंड मार्च। Not really, till 3:30 PM on January 29, 2015 January contract is available, after which it will expire। On 9:15 AM 30th January 2015 NSE will introduce April 2015। मतलब 29 की जनवरी का स्टार्टिंग डेट से ही, ठीक है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। सो ऑन 30th जनवरी वी विल हैव 3 कॉन्ट्रैक्ट। 30 जनवरी को हमें फिर से 3 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। 29 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फिर 30 जनवरी को हमें फिर से, ये चलता रहता है, ये साइकिल जो है कॉन्ट्रैक्ट का, ये हम लोगों को ऑलवेज देखने को मिलता है। इसी तरह से ग्रेजुएशन होता है। तो यहाँ पर एनीवे कंसिडरिंग भारत फोर्ज लिमिटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, बिकॉज आई हैव स्लाइटली लॉन्ग टर्म व्यू, आई कैन बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन 26 Feb and hold the February and contract till deemed appropriate। However, there is another alternative as well. Instead of buying February contract, I can go ahead buy January contract, hold on till it around expiry and very close to expiry। I can square off the January contract and buy the February contract। तब जनवरी को एक्सपायर करके फिर फरवरी को बाय कर लूंगा। इसे कहते हैं रोल ओवर। जनवरी को सेल करके फरवरी में फिर से बाय कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट में वापस आ जाना, या फिर सेल कर लेना। आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर आप सेलर बनते हो फरवरी में, मतलब आप एक्सपायरी में सेलर बन रहे हो, मतलब आपको लग रहा है ये गिरेगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में इसका फ्यूचर में अगर ज्यादा लोग हैं तो मार्केट गिरने का चांसेस है। इसीलिए टीवी एंकर्स या न्यूज़पेपर वाले इसी तरह से एनालिसिस करते हैं कि कितना सेलर बना हुआ है मार्केट में और कितना बायर बना हुआ है मार्केट में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये आगे चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। ओके, कि कहाँ से इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, बट ये ऐसा होता है, मार्केट को एनालिसिस किया जाता है, फ्यूचर मार्केट को एनालिसिस किया जाता है, और फ्यूचर जो समझ गया वो ऑप्शन को भी समझ लेगा। ऐसा है क्या? यस, ऐसा ही है। तो ये आगे आगे एक एक करके बढ़ेंगे सर। सर मैं आपको स्प्रेड के बारे में बता रहा था, है ना, स्प्रेड के बारे में बता रहा था। तो स्प्रेड सिंपल क्या है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा मैं कल ही बताऊंगा। जैसे स्प्रेड क्या होता है, यू मे फाइंड सम ऑफ द डिस्कशंस बिलो बिट कंफ्यूजिंग। अच्छा, आपको लग सकता है कि स्प्रेड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे आपको स्प्रेड समझ में आ जाएगा। ये स्प्रेड फ्यूचर में भी काम आता है और ऑप्शंस में भी, दोनों मार्केट में ये चीज चलता है। जैसे सिंपल काम है, 2 कॉन्ट्रैक्ट है आपके सामने, भारत फोर्ज लिमिटेड फ्यूचर एक्सपायरिंग 29 जन 2015 एंड भारत फोर्ज लिमिटेड फ्यूचर एक्सपायरिंग 26 फेब 2015। मतलब एक आपका नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है या करेंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और एक आपका मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। ये ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली बहुत सिंपल काम होता है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एक के साथ दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है, और दोनों में आपको प्राइस में हल्का सा स्लाइट डिफरेंस भी नजर आता है। मैं आपको दिखाया ना अभी, तो प्राइस स्लाइटली डिफरेंटली बोथ डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द सेम अंडरलाइन। मतलब अगर आप भारत फोर्ज ले रहे हो या आईटीसी ले रहे हो, आईटीसी का मार्च फ्यूचर और आईटीसी का अप्रैल फ्यूचर दोनों ही जनरेट होता है आईटीसी के करंट मार्केट से।
आईटीसी प्रेजेंटली क्या चल रहा है। सो इट इज ऑलवेज एविटेबल कि चाहे वो मार्च का फ्यूचर हो, अप्रैल का फ्यूचर हो या मई का फ्यूचर हो, तो सारा चीज जनरेट तो होता है, डेरिवेटिव होता है करंट मार्केट से, वही बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिमिलरली जैसे मैं आईटीसी कोई भी स्टॉक उठा लो सर, भारत फोर्ज लिमिटेड इज दे बिहेव एग्जैक्टली द सेम, मीनिंग कि भारत फोर्ज स्टॉक प्राइस इन स्पॉट मार्केट गोज अप, अगर स्पॉट मार्केट में भारत फोर्ज गोज अप हो रहा है तो इन जनवरी फ्यूचर भी अप होगा, फरवरी फ्यूचर भी। सिमिलरली उल्टा, अगर स्पॉट मार्केट में डाउन होगा तो जनवरी में भी डाउन जाएगा, फरवरी में भी डाउन जाएगा। ये देखने को मिलेगा। कोई भी स्टॉक ले लो जो बियरिश मोड में है, चलो दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई आप मुझे, आप में से कोई भी मुझे थोड़ा बताओ कि कोई बियरिश मोड में है, कोई स्टॉक कुछ ज्यादा ही बियरिश चल रहा है। बजाज बजाज। बजाज उतना बियरिश नहीं है, इतना ज्यादा बियरिश नहीं है बजाज। बजाज फिनसर्व, मार्च, चलो मार्च फ्यूचर अगर हम लोग बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा अगर सेल के बारे में सोचे तो क्या चल रहा है सेल का, 1376.85। ओके, ये करंट करंट मंथ बता रहे हैं। चलो ठीक है, अगेन देखते हैं। बजाज फिनसर्व अप्रैल 1377.15 था, अप्रैल का सेलिंग 1385 बता रहा है। ठीक है, प्राइस में आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, और आपका मई में बजाज फिनसर्व में चल रहा है, क्या हुआ, बाई हो गया। अच्छा ठीक है, आप लोग बाद में चेक कर लेना ये बाई बटन दब गया, जिसको सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। 1388, 85 से 88 हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ आपको चेंजेस नजर आएगा, चाहे आप मतलब डाउन ग्रेडेशन में देखें, मतलब बेयरिश मोड में देखें या अपवर्ड मूवमेंट में देखें, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है मार्केट में। तो ऑल द टाइम देयर आर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी नजर आएगा। अब क्या है, इस अपॉर्चुनिटी को कभी आपके सामने दो दो पॉइंट आ जाएगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, both derives with value of the same underlying, hence they behave exactly the same, meaning if Bharat Forge stock price in spot market goes up, then both January future and February future goes up. Similarly अगर दोनों डाउन जाएगा तो दोनों डाउन में आएगा। At times there are opportunities created whereby simultaneously एक ही साथ में buying the current month contract and selling the mid month contract, मतलब एक मिड करंट मंथ को बाय कर लो, मिड मंथ को सेल कर लो, एंड वाइस वर्सा, वन कैन मेक मनी। अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉल्ड आर कैलेंडर स्प्लिट, मतलब सिंपल बात है, फेब्रुवरी में बाय लगा लो, मार्च में सेल लगा लो, और इस तरह का करने से जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है इसे कैलेंडर स्प्लिट करते हैं। अब आपके मन में चल रहा है सर एक ही साथ एक जगह में बाय दूसरी जगह में सेल, यस, क्यों नहीं कर सकते एक साथ, हाँ थोड़ा पैसा मार्जिन थोड़ा ज्यादा जमा करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई सच अपॉर्चुनिटीज एंड सेट अप ट्रेड्स इज अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ठीक है, बट एट दिस मोमेंट आपको बस मैंने इतना बताने का कोशिश किया कि स्प्रेड होता क्या है। स्प्रेड होता क्या है, मतलब एक सिंपल काम है, बजाज फाइनेंस को ही, बजाज फाइनेंस को ही, या फिर आप दोनों अलग अलग स्टॉक में भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा एक ही स्टॉक में बात करूं तो बजाज फाइनेंस के मई को आप अगर सेल करते हो तो मार्च को आप या अप्रैल को आप बाई कर लो। अब दोनों एक साथ हिट करेगा तो उसमें मार्जिन अमाउंट में भी चेंजेस नजर आएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट दिन मतलब कल के क्लास में आपको कैलकुलेशंस के साथ बताऊंगा कि आखिर एक ट्रेडर का प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन स्प्रेड के जरिए क्या हो सकता है। और अगर आपको ये समझ में आएगा तो फिर मार्जिन का और फर्दर कॉन्सेप्ट में अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के साथ हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि मार्जिन कैलकुलेशंस के साथ स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो सर। হ্যালো সম্পদ, কথা কথা তো মোটামুটি हाँ सर, রিপিট হচ্ছে, অসুবিধা নেই। সম্পদ ক্লিয়ার তো? हाँ सर क्लियर है। ओके सुमित বোঝা গেছে? হ্যাঁ দাদা। ओके सर। सर ये सब छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक को आप लोग रिवाइज करते रहना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा फिर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है। तो रिपीट करते रहना सर, रिवाइज करते रहना, ताकि एग्जाम का क्वेश्चंस भी आप लोग कर पाओ और इंटरव्यू का भी। ठीक है, ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ। ये लोग का मैम के पास क्लास है, वो रेडी हो जाए कुछ 5-10 मिनट में, फिर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू सर।
ओके सर। ओके सर, बाय। ओके दादा बाय। ओके, टाटा। टाटा।